स्टोरी की स्टार्टिंग में हम केवा को देखते हैं जो कि पीएचडी स्टूडेंट होती है और अपना रिसर्च कर रही होती है। दूसरी तरफ हम इसी के यूनिवर्सिटी में इसके भाई को देखते हैं जो कि एक बड़ा सा बैनर लगाकर सभी से डोनेशन मांग रहा होता है और कहता है कि केवा की मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, उन्हें इसमें पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हो। ये यहाँ पे डोनेशन कम बल्कि भीख ज्यादा मांग रहा होता है। दूसरी तरफ हम केवा को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी कुछ स्टूडेंट्स को वो बात करते हुए सुन लेती है कि केवा का भाई यूनिवर्सिटी में आने के बाद डोनेशन मांग रहा है। ये सुनते ही वो अपने भाई के पास भागते हुए जाती है तो वो देखती है कि ये सच में ये यहाँ पे आकर डोनेशन मांग रहा है, इसलिए वो उसके पास जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि तुम झूठ बोलकर डोनेशन क्यों मांग रहे हो, इस तरीके से कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। बट तभी यहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम सॉन्ग होता है और इस लड़के को केवा ने कई बार रिजेक्ट किया होता है, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पे आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा गरीब लड़की हो। इतना कहते हुए वो अपने शूज पे कॉफी गिराते हुए कहता है कि अगर तुम इसे चाट कर साफ करती हो तो मैं तुम्हें 30,000 युआन दे सकता हूँ। ये सुनते ही तो इसका भाई लालची हो जाता है और उसे ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन क्या वो ऐसा करने से मना कर देती है। तब उसका भाई उसके गर्दन को पकड़ते हुए नीचे कर देता है और कहता है कि जल्दी से इसके शूज को साफ कर दो। बट तभी यहाँ पे याओ आ जाता है और वो क्याओ को अपनी तरफ खींच लेता है। याओ को यहाँ पे देखते ही सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी याओ को खांसी होती है और उसके रुमाल पे ब्लड आ जाता है, जिसे देखकर क्याओ कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम अब ठीक हो गए हो। और इतना कहते हुए वो उसे गले से लगा लेती है। या उसे देखकर कहता है कि तुमने मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा, जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। ये सुनकर क्याओ कहती है कि मैं तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रखूंगी, तुम मेरे फर्स्ट पेशेंट थे और तुम्हारी वजह से मेरा रिसर्च भी अच्छा गया था, इसलिए मैं तुमसे तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। या उसे एक कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें 10 मिलियन है। क्या उसे ले लेती है, लेकिन वो खुश नहीं होती है क्योंकि वो मन ही मन याओ को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। इसके बाद याओ यहाँ से चला जाता है। अब आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कियाओ को देखते हैं जिसे उसके भाई ने बांध रखा था और वो इस समय वेडिंग ड्रेस में होती है। सिवान कियाओ को फोर्स करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे सॉन्ग से शादी फिक्स हो गई है और तुम्हारी शादी अब उसी के साथ होगी। कियाओ कहती है कि प्लीज आप सब मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी शादी सॉन्ग से हो। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि ड्रामा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि सॉन्ग ने तुमसे शादी करने के लिए हमें 1 मिलियन दिया हुआ है, इसलिए तुम्हें तो उससे शादी करनी ही होगी। इतना कहते हुए वो उसे फोर्सफुली वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी क्या उसे कहती है कि मेरे पास उससे भी ज्यादा पैसे हैं, अगर आप सब चाहते हो तो मैं वो सारे पैसे आप सभी को दे सकती हूँ। पैसों का नाम सुनते ही ये इसे छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं जैसे क्याओ ने उसके बैंक से पैसे निकाले होते हैं, इसके पास मैसेज आ जाता है। जब वो ये देखता है तब वो शॉक्ड रह जाता है कि क्याओ ने इतने सारे पैसे एक बार में कैसे निकाले। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि शायद क्याओ भी बाकी लड़कियों की तरह होगी, इसलिए उसने एक ही बार में 10 मिलियन निकाल लिया है। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है। असिस्टेंट पूछता है कि अब आप कहाँ पे जा रहे हो। याओ कहता है कि मैं इस बात का पता लगाने जा रहा हूँ कि क्याओ ने इतने सारे पैसों का क्या किया है। अब दूसरी तरफ हम क्याओ को देखते हैं। ये बैंक से पैसे निकालने के बाद सभी पैसे अपने मॉम एंड भाई को दे देती है। ये पैसे लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब क्याओ उनसे कहती है कि अब आपको पैसे मिल चुके हैं तो अब मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे सॉन्ग से शादी नहीं करनी है। इतना कह के जैसे वो वहाँ से जाने वाली होती है उसकी मॉम उसे रोक लेती है और कहती है कि 10 मिलियन के चक्कर में मैं अपना 1 मिलियन कैसे जाने दूं, वो भी तो मेरे ही पैसे थे ना, मैं आखिर उन पैसों को कैसे छोड़ूं। इतना कहने के बाद वो अपने बेटे से कह के इसके हाथों को रस्सी से बांधवा देती है और फिर वो उसे ले जाकर कार में बैठा देती है और शादी के लिए निकल जाती है। रास्ते में याओ और कियाओ एक दूसरे को देख लेते हैं। याओ जब उसे देखता है तब वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसने व्हाइट ड्रेस पहना है, लगता है कि वो अपनी शादी में जा रही है। असिस्टेंट, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट लेकर जाओ और हाँ, याद रहे कि वो गिफ्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम इन सभी को देखते हैं। ये कियाओ को लेकर वेडिंग हॉल में आ जाते हैं जहाँ पे सॉन्ग पहले से यहाँ पे आ गया होता है और वो केवा को देखते ही उसके पास चला जाता है और कहता है कि जल्दी से तुम मुझे किस करो। इतना कहते वो उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। तब केवा रोने लगती है। ये देखकर वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, आज तो हमारी शादी है ना। इतना कहने के बाद वो सिवान से उसकी रस्सी खोलने के लिए कह देता है। सिवान उसकी रस्सी खोल देता है। तब सॉन्ग उसे देखकर कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो और इसके बाद वो ऐसे ही बातें करने लगता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि जिस लड़की से मैं शादी करने जा रहा हूँ वो लड़की असल में कैसी दिखती है और उसके क्लोज जाने लगता है। ये देखकर क्या उसे अपने आप से दूर करती है और कहती है कि मुझे पता है मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ताकि तुम मुझे टॉर्चर कर सको। मैं तुमसे कभी भी शादी करना नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं तुमसे कभी शादी करूंगी। अगर तुमसे शादी करने की नौबत आए तो उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। ये सुनकर मॉम क्याओ पे गुस्सा होती है और कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तभी सॉन्ग उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबके सामने तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा ताकि लोगों को भी तो पता चले
चले कि मैं जिस लड़की को पसंद कर रहा हूँ वो लड़की दिखती कैसी है। वैसे क्या तुम्हारे लिए मरना इतना ज्यादा आसान है? जल्दी से मुझे किस करो वरना मैंने जो कहा मैं अभी कर दूंगा। तभी यहाँ पे क्याओ का असिस्टेंट आता है और क्याओ को गिफ्ट के तौर पे 10 मिलियन का कार्ड देता है। कार्ड को देखते ही सॉन्ग उस कार्ड को छीन लेता है। इन लोगों का ऐसा बिहेवियर असिस्टेंट को थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसकी नजर उस रस्सी पे पहुंच जाती है और साथ ही वो केवा को देखने लगता है जो कि काफी उदास होती है। यहाँ का सिचुएशन देखकर असिस्टेंट को थोड़ा गड़बड़ लगता है, इसलिए वो यहाँ से जाकर अपने बॉस को इसके बारे में सारी बातें बता देता है। जब याओ को इसके बारे में पता चलता है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम क्याओ की मॉम को देखते हैं। वो सॉन्ग से कहती है कि ये कार्ड क्याओ के लिए आया था, इसलिए इस कार्ड पे हमारा हक है, इस कार्ड को हमें दे दो। लेकिन सॉन्ग भी इन्हीं के जैसे लालची होता है। वो कार्ड देने से मना कर देता है और कहता है कि इसकी शादी मेरे से हो रही है और इसकी जो कुछ भी चीजें हैं वो सिर्फ वो मेरी हैं, इसलिए मैं तो इस कार्ड को आप सभी को नहीं देने वाला हूँ। इसके बाद वो क्याओ का गला दबा देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। क्याओ इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वो उसे धक्का दे देती है और पास रखे बोतल को तोड़कर उसके टुकड़े को अपने गले पे रख लेती है और कहती है कि मैं अपने आप को मार डालूंगी। फिर वो टुकड़े को धीरे धीरे अपने गले के अंदर चुभोने लगती है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उस कांच को फेंकते हुए उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम डरपोक हो। इसके बाद सॉन्ग केवा को टेबल पे लेटा देता है और उसके कपड़े को धीरे धीरे करके फाड़ने लगता है और फिर वो सबके सामने उसके साथ वहीं पे फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। इससे ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके हाथ पे काट लेती है। इससे सॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पास रखे चेयर को उठाकर जैसे ही वो केवा को मारने वाला होता है यहाँ पे यांग आ जाता है और वो फिर सभी को बताने लगता है कि वो याओ ग्रुप का प्रेसिडेंट है। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता है जो कि इसकी बातों पे विश्वास करे। सब लोग इसे बहरूपिया कहने लगते हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ पे याओ का असिस्टेंट आ जाता है जिसे देखकर सॉन्ग ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि देखो ना, ये लड़का अपने आप को थर्ड मास्टर युआन बता रहा है और उनकी आइडेंटिटी चुराने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इनके बारे में कुछ भी बोलने की, ये सच में वही है। याओ सबके सामने ही कह देता है कि वो केवा को पसंद करता है और तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई उसे धमकाने की, उसके साथ ऐसा बिहेव करने की। अब इसे देखकर ये माँ बेटे फिर से नाटक करना स्टार्ट कर देते हैं। मॉम तो कहने लगती है कि हम तो परिवार हैं, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। सिवान भी कुछ ऐसी ही बातें करता है और कहता है कि फैमिली में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। तभी केवा कहती है कि फैमिली कैसी, तुम लोगों ने तो मिलकर मुझे बेच दिया था ना, तो आखिर हम सब एक परिवार कैसे हो सकते हैं। याओ कहता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी इसके साथ करने की कोशिश की थी उसका हिसाब तो आप सबको देना ही होगा। ये सुनते ही केवा की माँ और उसका भाई दोनों जमीन पे बैठ के उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं जैसे भी हूँ तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे माफ कर दो। इसके बाद उसकी मॉम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। अब जैसे ये पिघलने वाली होती है या उसे रोक लेता है और कहता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, इसलिए तुम्हें उन्हें माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उनके साथ सॉफ्ट हार्टेड होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे साथ हमेशा ही गलत करते हैं। ये सुनकर केवा अपने मॉम से कहती है कि मॉम मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे 10 मिलियन मुझे वापस करने होंगे, उनमें से एक भी पैसा आप नहीं ले सकती हो। ये सुनकर मॉम कहती है कि तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे, हम तुम्हारे सारे के सारे पैसे तुम्हें दे देंगे, उनमें से एक भी पैसा नहीं लेंगे। फिर केवा यू से कहती है कि मेरा काम तो हो गया, अब बताओ कि मैं इन सब का क्या करूँ। ये सुनकर यू अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन्हें बाहर लेकर जाओ और बाहर इन्हें इतना पीटना कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। और इसके बाद असिस्टेंट उन दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद बारी आती है सॉन्ग की। सॉन्ग को देखकर याओ कहता है कि जो मैंने गिफ्ट के तौर पे पैसे केवा के लिए भेजे थे उसे तुमने बड़े ही प्यार से अपने पास रख लिए थे जैसे कि वो तुम्हारा ही था। यह सुनकर सॉन्ग घबराते हुए उसके पास आता है और नीचे बैठकर कार्ड को उन्हें दे देता है। याओ उस कार्ड को ले लेता है और फिर वो अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा करते हैं। असिस्टेंट गार्ड को लेकर आता है और उसे भी अपने साथ लेकर चला जाता है बाहर पीटने के लिए। अब इन तीनों के जाने के बाद केवा याओ से पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तब वो हाँ कह देता है। इसलिए वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तब वो भी उसे किस कर लेता है और फिर वो उसे गोद में उठाकर यहाँ से लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम केवा को याओ के रूम में देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद वह कहती है कि क्या मैं अपने घर पे जा सकती हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है। ये सुनकर याओ से कहता है कि क्या तुम फिर से उसी जगह पे जाना चाहती हो जहाँ पे तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये सुनकर केवा कहती है कि नहीं, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। तभी यहाँ पे याओ की एक सर्वेंट आती है जिसने अपने साथ कई सारे कपड़े लाए होते हैं। जब केवा उन कपड़ों को देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि सच में अमीर बनने की फीलिंग कितनी ज्यादा अच्छी होती है। इसके बाद बाहर याओ उसका इंतजार कर रहा होता है। तब केवा ड्रेस पहनकर बाहर आती है और याओ से पूछने लगती है कि मैंने जो ड्रेस पहनी है वो कैसी लग रही है। याओ उसे देखकर कहता है कि तुम हर एक ड्रेस में बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगती हो। केवा कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लेकर आऊँ। तब याओ उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें खाना
बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे बैठो, खाना मैं बनाकर तुम्हारे लिए लाता हूँ, तब तक तुम टीवी देखो। इसके बाद वो खाना बनाने के लिए चला जाता है। आगे हम सिवान और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि केवा के घर पे आ जाते हैं और वो भी अपने पूरे सामान को लेकर। क्या उन लोगों को यहाँ पे इस तरीके से इन सारी चीजों के साथ देखकर उन्हें कहती है कि आप लोग यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, लेकिन इसकी माँ तो इसे देखकर फिर से नाटक करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैंने और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, इसलिए हमें माफ कर दो। इनफैक्ट हम तुम्हारी फैमिली है ना, इसलिए हमें माफ कर दो और अपने साथ इस घर में रहने दो। केवा उन्हें साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हो। जो कि ये सुनकर तो इसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं तो अब से इसी घर में रहूंगी। और इतना कहने के बाद वो बेशरमों की तरह घर के अंदर एंटर हो जाती हैं और सोफे भी बड़े आराम से जाके बैठ जाती हैं। सिवान अपनी बहन से कहता है कि तुम इतने बड़े से घर में इतने मजे से रह रही हो, हमें भी तो कुछ मजा लेने दो। ये सुनकर क्याओ कहती है कि तुम भी मॉम की तरह बेशरम हो चुके हो। तभी यहाँ पे याओ आता है और क्याओ से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है जब मैं यहाँ पे हूँ, तुम ज्यादा मत सोचो, इन लोगों को तो मैं हैंडल करता हूँ। इतना कहने के बाद वो मॉम से कहता है कि आप यहाँ पे किस लिए आई हैं और आपको क्या चाहिए। ये सुनकर तो मॉम अपना मुंह खोल देती हैं और बेशर्मों की तरह उससे पैसे मांगने लगती हैं और कम पैसे नहीं बल्कि वो उसे 10 मिलियन मांगती हैं। ये सुनकर क्याओ कहती है कि मॉम आप सच में बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो। और इसके बाद वो याओ से कहती है कि तुम्हें इन्हें इतने सारे पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी बीच में सिवान बोलता है और कहता है कि क्याओ मॉम तुमसे नहीं बल्कि याओ से बातें कर रही हैं, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी याओ इनसे कहता है कि मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर क्याओ से कहती है कि आखिर तुम इतनी बड़ी अमाउंट इन्हें क्यों दे रहे हो, तुम्हें इन्हें इतना सारा पैसा नहीं देना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, ये लोग बहुत ही ज्यादा बेशरम है। ये सुनकर याओ से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चिंता मत करो, इन सारी चीजों को मुझे हैंडल करने दो। ये सुनते ही ये बेशरम औरत और भी पैसों की डिमांड करने लगती है और कहती है कि अब हमें 10 मिलियन नहीं बल्कि 20 मिलियन युआन चाहिए। याओ इन्हें 20 मिलियन युआन देने के लिए भी राजी हो जाता है और कहता है कि ये कार्ड लो और जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर दो। जैसे क्याओ की मॉम उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ती हैं, उन्हें पता चलता है कि याओ ने इसमें लिखा होता है कि पैसे लेने के बाद इन दोनों का क्याओ से कोई भी रिश्ता नहीं होगा और ये दोबारा इसके पास नहीं आएंगे। ये पढ़ने के बाद मॉम फिर से नाटक करना स्टार्ट कर देती हैं और काफी सारी बातें सुनाती हैं और कहती हैं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन नहीं कर सकती हूँ, आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये हमारी बेटी है, हम हमेशा इसे मिलना चाहेंगे। याओ कहता है कि आपको ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे बस ये बताओ कि आप इस पेपर पे साइन करना चाहती हैं या फिर नहीं, आपको पैसे चाहिए या फिर नहीं। ये सुनकर सिवान अपनी मॉम से धीरे से कहता है कि मॉम हम पैसे लेकर यहाँ से चलते हैं ना, लेकिन मॉम फिर से नाटक करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी को अपने पास रख रहे हो, मैं इतने पैसों में यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। ये सुनकर याओ से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 15 मिलियन वॉन दूंगा, अब तुम इस पेपर पे साइन कर सकती हो। इतना पैसा सुनते ही मॉम फटाक से उन पेपर पे साइन कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। बट तभी याओ उन्हें रोकते हुए कहता है कि ये मेरा घर है, यहाँ पे आने के बारे में लोग 1000 बार सोचते हैं, लेकिन तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा और मेरे घर में ऐसे ही मुंह उठाकर आ गए और यहाँ पे आने के बाद तुम लोगों ने इतना ड्रामा क्रिएट किया, इसलिए तुम लोगों को या तो तुम दोनों को फाइन भरना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। जो कि ये बातें सुनकर तो ये दोनों ही डर जाते हैं। मॉम कहती है कि ठीक है, हम फाइन देने के लिए तैयार हैं, क्या तुम्हारा फाइन 10,000 में हो जाएगा। ये सुनकर युआन कहता है कि गरीब लोगों की गरीब सोच। मॉम कहती है कि तो क्या फिर तुम्हें 20 मिलियन युआन चाहिए। ये सुनकर वो स्माइल करने लगता है। तब मॉम कहती है कि क्या तुम हमारे सारे पैसे ले लोगे। याओ कहता है कि हाँ मुझे 50 मिलियन युआन चाहिए और इतना कहने के बाद वो उनसे सारे पैसे ले लेता है और कहता है कि जल्दी से तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनते ही ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और याओ के इस स्टेप से क्याओ उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारा काम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ये सुनकर याओ कहता है कि तो फिर मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। ये सुनकर वो शर्माने लगती है और कहती है कि मैं अभी कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। ये सुनकर याओ कहता है कि पागल लड़की, मैं तुमसे वो नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम हॉस्टल छोड़कर मेरे साथ यहाँ पे घर पे रहो। आगे हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है। क्याओ अपना सारा सामान लेकर बाहर आ जाती है। तब याओ से कहता है कि अब से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी और मैं ही तुम्हारा रूममेट हूँ। इतना कहते हुए ये दोनों यहाँ से साथ में जाने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को जाते हुए एक लड़की देख लेती है जिसका नाम जो होता है और वो उसे यहाँ पे देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड लियो से पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो। जो कहती है कि हाँ वो मेरा फियांसे था। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि क्या वो सच में तुम्हारा फियांसे था। जो कहती है कि हाँ वो मेरा फियांसे था, वैसे क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो। तब वो कहती है कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ। ज्यादातर लोग उसे थर्ड मास्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसे क्याओ के एक पेशेंट के रूप में जानते हैं। वो 3 साल पहले यहाँ पे आया था अपनी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी और वो किसी प्रॉब्लम में था। तब क्याओ ने उसकी ट्रीटमेंट की थी, साथ ही उस पर रिसर्च करके उसके लिए मेडिसिन भी बनाई थी और वो बहुत ही जल्द उन मेडिसिन से ठीक भी हो गया था। कुछ दिन पहले ही क्याओ की शादी होने वाली थी, जो उसके फैमिली वाले फोर्सफुली
उसकी शादी करा रहे थे। और जैसे ही याओ को इसके बारे में पता चला, वो तुरंत उसके पास चला गया और उसके फैमिली वालों से उसे बचा लिया और सबके सामने उसने ये भी कन्फेस कर दिया कि वो उसे प्यार करता है और ये अब दोनों साथ रहते हैं। ये सुनकर जो कहती है कि क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकती हो? अगर तुम मेरी हेल्प करती हो तो मैं तुम्हें 3 मिलियन युआन दूंगी। ये सुनकर वो काम करने के लिए हाँ कर देती है। आगे हम क्याओ को देखते हैं जो कि अपना रिसर्च कर रही होती है। तभी यहाँ पे लियो आती है और उसकी कंडीशन काफी खराब होती है। वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। क्याओ उसके पास जाती है और उसकी कंडीशन को देखते हुए जैसे वो उसे इंजेक्शन लगाने वाली होती है, यहाँ पे जो आ जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो? तुमने एक पर्सन को बचा लिया तो क्या तुम अपने आप को डॉक्टर समझ रही हो? क्याओ कहती है कि देखो यहाँ पे बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ तो शांति से मेरा काम करने दो। जो कहती है कि तुम यहाँ पे काम कर रही हो, तुम यहाँ पे लोगों के ऊपर रिसर्च कर रही हो और इसके बारे में सबको तो पता होना चाहिए। और इतना कहते हुए वो उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगती है। दूसरी साइड हम प्रिंसिपल के पास याओ को देखते हैं जो कि क्याओ के बारे में बातें कर रहा होता है और कहता है कि उसी की वजह से मैं आज यहाँ पे सही सलामत खड़ा हूँ, क्योंकि क्याओ अपने हर एक काम को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। वो अपने सारे काम को अच्छी तरीके से करती है और इसी तरीके से वो कई सारी बातें प्रिंसिपल को बताने लगता है और प्रिंसिपल के साथ क्याओ के पास आने लगता है। तभी उसे जो दिख जाती है, जो उसे देखते ही कहते हैं कि तुम कितनी बेशरम हो, ये मेरा फियांसे है पर फिर भी तुम इसके साथ रहती हो। तभी याओ कहता है कि बकवास करना बंद करो, क्योंकि हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है और जिस रिश्ते के बारे में तुम बात कर रही हो वो बचपन में की गई थी, जिसे मैं कभी भी मानता नहीं था और फिलहाल इस समय भी हमारा रिश्ता टूट चुका है। तो यहाँ पे बकवास करना बंद करो और लोगों को ये बताना बंद करो कि तुम मेरी फियांसे हो। ये सुनकर क्याओ मुस्कुराने लगती है जो कि जो देख लेती है और प्रिंसिपल से कहने लगती है कि प्रिंसिपल, इस लड़की ने लियाओ को पहले जहर दिया और उसके बाद वो उस पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। ये सुनकर क्याओ कहती है कि पागल लड़की, मैं उस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। याओ भी कह देता है कि हाँ मुझे पता है कि वो कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकती है, इसलिए उसके बारे में ऐसी बकवास बातें करना बंद कर दो। जो कहती है कि देखो तुम सब इसके बारे में गलत सोच रहे हो, ये सिर्फ दिखने से ही मासूम है लेकिन ये अंदर से बहुत ही ज्यादा डेंजर है, इसलिए तुम सब इसकी बातों पे विश्वास मत करो। याओ कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि ऐसी नॉनसेंस सी बातें यहाँ पे मत करो और वो उसे बचा रही है तो उसे बचाने की कोशिश करने दो। तुम यहाँ पे बीच में बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से सॉफ्टली बात नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारे ऊपर एक्शन लूंगा। इसके बाद क्या उस लड़की को इंजेक्शन लगा देती है और मौका देखते ही जो उसकी पल्स चेक करने लगती है और कहती है कि ये अपनी सांसें नहीं ले रही है, लगता है कि ये मर चुकी है। ये सुनकर प्रिंसिपल भी घबराने लगता है और वो आकर उस लड़की की सांसें चेक करने लगता है और कहता है कि सच में ये लड़की तो सांस नहीं ले रही है। इसके बाद जो जोर जोर से बातें करने लगती है और कहती है कि तुम तो एक मर्डरर हो, तुमने सबके सामने ही एक लड़की को जान से मार डाला। और इतना कहते हुए वो पुलिस के पास कॉल करने की कोशिश करने लगती है। या उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है, क्योंकि इसी ने ही मेरी जान बचाई थी। जो कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुम इस बात को कैसे नकार सकते हो, तुम्हारे सामने ही इसने इस लड़की को मार डाला। ये एक मर्डरर है और आके तुम एक मर्डरर को कैसे बचा सकते हो। ये सुनकर याओ कहता है कि हम क्याओ से ही पूछ लेते हैं इसके बारे में, यही सारी चीजें हमें एक्सप्लेन कर देगी। अब क्याओ सबको बताने लगती है कि इस लड़की को बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन दिया गया था, इसलिए मैंने इसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया है जिससे कि इसकी धड़कनें कुछ समय के लिए रुक जाएंगी और उसके बाद उसकी बॉडी से पूरा जहर खत्म हो जाएगा और कुछ ही टाइम के बाद वो फिर से होश में आ जाएगी। ये सुनकर तो प्रिंसिपल को इसमें विश्वास नहीं होता है। वो कहते हैं कि मैंने कभी भी ऐसे पॉइजन के बारे में और ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सुना है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। तब क्याओ कहती है कि जब मैंने याओ का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया था तब मैंने बहुत सारे पॉइजन के बारे में स्टडी की थी और वहीं से मुझे इसके बारे में पता चला था। सर ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हो उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले आप लोगों को 1000 बार सोच लेना चाहिए। क्याओ की बातें सुनकर याओ कहता है कि तुम सच में एक जीनियस लड़की हो जो को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए वो कहती है कि क्या तुम सब पागल हो, तुम सब देख नहीं रहे हो कि ये लंबे समय से अपनी आंखें नहीं खोल रही है और ना ही इसकी सांसें चल रही है। इस लड़की ने पता नहीं तुम पे कौन सा जादू किया है जो तुम इसकी सारी बातें सुन रहे हो। वैसे प्रिंसिपल आपको ये देखकर नहीं लग रहा है कि ये लड़की मर चुकी है? आप देख सकते हो कि ये कितने समय से ऐसे ही पड़ी है, इसकी सांसें वापस नहीं आ रही है, मर चुकी है। आप मेरी बातों पे विश्वास करो। लेकिन प्रिंसिपल भी इसकी बातें नहीं सुनता है और वो क्याओ से कहने लगता है कि तुम सच में एक जीनियस लड़की हो। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुमने याओ की हेल्प की थी जिसकी वजह से वो सही सलामत है, लेकिन यहाँ का सिचुएशन देखकर अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़की सच में मर चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना कहने के बाद जैसे वो कॉल करने की कोशिश करने लगता है, क्या उससे कहती है कि आपको बस अब कुछ ही देर रुकना होगा। इतना कहने के बाद वो काउंटिंग स्टार्ट कर देती है और
जैसे ही उसकी काउंटडाउन खत्म होता है, लिव जग जाती है और उठ के बैठ जाती है। अब सभी लोग इसे ऐसे देखकर तो शॉक्ड ही रह जाते हैं, लेकिन याओ उस लड़की से पूछने लगता है कि बताओ तुम्हें वो जहर किसने दिया था। इसकी बातें सुनकर लिव घबराने लगती है और यहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन याओ उसे यहाँ से जाने नहीं देता है और कहता है कि सच सच बताओ, आखिर ये जहर तुम्हारे बॉडी के अंदर कैसे गया। अगर तुम इसके बारे में नहीं बताओगी तो मैं झूठी रिपोर्ट बनाकर तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। ये सुनकर वो डर जाती है और कहती है कि मुझे ये पॉइजन जो ने दिया था और उसने ये भी कहा था कि सारी चीजें ठीक हो जाने के बाद वो मुझे 3 मिलियन युआन देगी, और इतना कहते हुए वो वहाँ से भाग जाती है। अब सभी के सामने सच्चाई आ चुकी थी, इसलिए सब लोग जो से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। प्रिंसिपल तो इस पे इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें तुमने क्रिएट की थी और सबको फंसाना चाहती थी। तुम्हारी ये गलती बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज से फायर करता हूँ। ये सुनकर जो याओ से कहती है कि तुम्हारे फियांसे के साथ इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब याओ से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैं तुम्हारा फियांसे नहीं हूँ, मैंने एंगेजमेंट पहले ही तोड़ दी थी। ये सुनकर जो कहती है कि तुम्हें पता ही है कि इस एंगेजमेंट को हमारे फैमिली वालों ने डिसाइड किया था, इसलिए वो इस तरीके से तो इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। याओ कहता है कि मेरे डिसीजन के सामने कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, इसलिए तुम ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो। अब इतना सब कुछ होने के बाद जो जैसे यहाँ से जाने वाली होती है, क्या उसे रोक लेती है और कहती है कि तुमने इतना सब कुछ किया मेरे करियर को खराब करने के लिए, साथ ही तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव किया था और तुम ऐसे ही यहाँ से जा रही हो, तुम्हें माफी मांगना होगा। ये सुनकर जो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी? अगर तुम याओ के साथ हो तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी। ये सुनकर क्याओ जो को जलाने के लिए सबके सामने याओ के चिक्स पे किस कर देती है और साथ ही थैंक्स बोलती है, जिससे कि जो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी याओ से कहता है कि अगर तुम इससे माफी नहीं मांगती हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम याद रखना कि इससे तुम्हारी फैमिली के रिपुटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी फैमिली कंडीशन कैसी है। अगर मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली की हेल्प ना करे तो तुम बहुत ही जल्द बैंकक्रप्ट हो सकती हो, इसलिए सोच समझ के ही डिसीजन लेना। क्या भी कहती है कि तो क्या तुम मुझसे माफी मांगने वाली हो या फिर जाने वाली हो। अब जो के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो क्याओ के सामने झुकती है और उसे सॉरी बोलते हुए और फिर वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद याओ प्रिंसिपल के सामने ही क्याओ को किस करता है, जिसे देखकर तो प्रिंसिपल अजीब सा फेस बनाता है। इधर बाहर आने के बाद जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि उस लड़की ने मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी और साथ ही मेरे प्लेस को मुझसे छीन लिया। मैं उसे इस तरीके से जाने नहीं दूंगी, मैं उसे रिवेंज लेकर ही रहूंगी। अगले सीन में हम याओ को देखते हैं जो कि क्याओ को अपने साथ शॉपिंग पे लाया होता है, जहाँ पे वो एक शॉप में जाने के बाद उस शॉप की सारी ज्वेलरी को वो क्याओ के लिए खरीदने लगता है। ये देखकर क्याओ से कहती है कि माना कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन इस तरीके से तुम्हें अपने पैसों का यूज नहीं करना चाहिए। ये सुनकर याओ कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा शॉप ही मेरा है। अब इसके बाद ये दोनों दूसरे शॉप पे जाने लगते हैं, जहाँ क्याओ बीच में ही रुक जाती है और कहती है कि क्या आगे वाला शॉप भी आप ही का है? तब याओ उसे कहता है कि हाँ, ये पूरा का पूरा मॉल ही मेरा है। इसके बाद याओ उसे पूरा मॉल घुमाता है, उसे कई सारे गेम्स खेलने के लिए देता है और उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करता है। अब कुछ टाइम ऐसे ही घूमने के बाद क्या वॉशरूम चली जाती है, तभी इसके पास इसकी मॉम कॉल करती है। वो कॉल करते ही इसे काफी सारी बातें सुनाने लगती है और कहती है कि आखिर वो सब क्या थी जो तुमने अपने एंगेजमेंट तोड़ दी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर याओ कहता है कि मॉम, मैं अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता हूँ और वैसे भी मेरी एक गर्लफ्रेंड है, जिसपे मॉम मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है और वो जो है। ये सुनकर याओ कहता है कि मॉम, मेरे दिल में जो के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है और इसलिए मैं तो उससे शादी कभी भी नहीं करने वाला हूँ। और इतना कहने के बाद वो फोन को कट कर देता है। याओ का ये रूड बिहेवियर देखकर मॉम को अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पे गिर जाती है। पास से क्याओ गुजर रही होती है, जो कि उन्हें देख लेती है और उनके पास चली जाती है और फिर वो उनकी हेल्प करने लगती है और कहती है कि चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। लेकिन थोड़ी देर के अंदर वो ठीक हो जाती है और कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस मेरी पुरानी बीमारी है जो कि मेरे बेटे के गुस्से की वजह से फिर से आ गई थी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहते हुए वो इसे काट देती हैं और कहती हैं कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तुम इन पैसों का यूज कर सकती हो। लेकिन क्याओ उन पैसों को लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस सच्चे दिल से आपकी हेल्प की थी। और इतना कहने के बाद वो बड़े ही प्यार से उन्हें बाय बोलती है और यहाँ से चली जाती है। मॉम उसे जाते हुए देखती है
हैं और कहती हैं कि सच में ये कितनी प्यारी बच्ची थी। अगर मेरी बेटे की एंगेजमेंट जो से ना हुई होती तो मैं पक्का इसी लड़के से अपनी बेटी की शादी कराती। अगले सीन में हम याओ और क्याओ को उनके घर पे देखते हैं। यहाँ पे याओ उसके पास आता है और कहता है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं। वैसे तो तुम्हारी इमेज को जो ने खराब कर दिया था, उन्होंने उनके सामने तुम्हारी बहुत सारी बुराई की थी, लेकिन जब वो आएंगी तब मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम कितनी अच्छी हो, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस उनसे तुम अच्छी तरीके से मिल लेना। ये सुनकर क्याओ कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी सी रेडी होकर आती हूँ। इतना कहने के बाद वो रेडी होने के लिए यहाँ से चली जाती है और तभी यहाँ पे याओ की मॉम आ जाती है, जो कि आते ही याओ पे गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि बताओ तुमने इतने लंबे रिश्ते को कैसे खराब कर दिया, तुम्हें एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहिए था, तुम्हें जो के साथ आराम से शादी कर लेनी चाहिए थी। ये अपने बेटे से बात कर ही रही होती हैं, तभी क्याओ रेडी होकर आती हैं। जैसे ही वो क्याओ को देखती हैं, वो उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले इसे पसंद कर लिया था, इसलिए वो क्याओ को एक ही पल में पसंद कर लेती हैं। लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम होती है, वो याओ से कहती हैं कि तुम तो इस लड़की को पसंद कर रहे हो जो कि मुझे भी पसंद है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। अगर तुम जो के साथ रिश्ता तोड़ के इसके साथ अपना रिश्ता स्टार्ट करते हो तो हमारी इतनी लंबी और इतनी पुरानी दोस्ती टूट जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर याओ कहता है कि मॉम मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सारी चीजें ठीक कर लूंगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सारी चीजें ठीक हो जाने के बाद याओ की मॉम याओ से मिलती है, साथ ही वो क्याओ से मिलती है और फिर वो खुशी खुशी यहाँ से चली जाती है। अब जबकि मॉम ने इनके रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी थी, तो इससे ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनका लाइन अब क्लियर हो चुका था। अब आगे हम जो को देखते हैं। जैसे वो रेडी होकर घर से बाहर निकलती है, अचानक से उसके सामने एक लेडी आती है और नीचे गिर जाती है और कहती है कि बेटा प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे हार्ट अटैक आया हुआ है। जो पहले तो उस लेडी को पूरी तरीके से देखती है और वो देखती है कि बहुत ही ज्यादा गंदी है, इसलिए वो उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें टच भी करती हूँ तो मेरा पूरा का पूरा ड्रेस खराब हो जाएगा। इतना कहते हुए वो अपने गार्ड्स को बुलाती है और इस लेडी को बाहर फेंकवा देती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो लेडी अचानक से खड़ी हो जाती है और हम देखते हैं कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि याओ की मॉम होती है और वो जो का ये बिहेवियर देखकर कहती है कि अच्छा हुआ मेरे बेटे ने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया, नहीं तो पता नहीं हमारे घर कौन सी लड़की आ जाती। आगे हम अपने हीरो और हीरोइन को देखते हैं, जो कि बातें करते करते जैसे क्लोज आते हैं और जैसे ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, याओ की मॉम उसके पास कॉल कर देती है और इनका किस नहीं हो पाता है। याओ अपनी मॉम का कॉल रिसीव करता है, तब उसकी मॉम काफी गुस्से में होती है और कहती है कि अच्छा ही हुआ कि तुमने जो के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, सच में वो लड़की बहुत ही ज्यादा बकवास है, वो कभी भी किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती है और जो से लाख गुना अच्छी क्याओ है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम दोनों के रिश्ते से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं इस बात से भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि अब जो हमारे घर की मेंबर नहीं बनने वाली है। इतना कहते हुए वो फोन को कट कर देती है। क्याओ को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और वो याओ से कहती है कि आंटी के साथ ऐसा क्या हुआ जो पे इतनी ज्यादा गुस्सा है, लगता है कि कुछ न कुछ हुआ है जो कि आंटी को बहुत ही बुरा लगा है। ये सुनकर याओ से कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता है कि जो ने ऐसा क्या किया जो मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई अब मॉम के सामने आ गई है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तभी जो याओ के पास कॉल करती है और कहती है कि कल मेरे डैड का बर्थडे है और शाम में पार्टी भी होने वाली है, इसलिए उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी जब तुम पार्टी में आओगे। इतना कहते हुए फोन को कट कर देती है। अब नेक्स्ट डे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों साथ में उस पार्टी में जा रहे होते हैं। तभी याओ की मॉम उसके पास कॉल करती है और कहती है कि मैं भी उस पार्टी में जाना चाहती हूँ ताकि मैं सामने से बैठकर इस रिश्ते को तोड़ सकूं, इसलिए क्या तुम मुझे ले जाने के लिए आ सकते हो। ये सुनते ही याओ क्याओ को पहले पार्टी में जाने के लिए छोड़कर वहाँ से अपने मॉम को लाने के लिए चला जाता है। क्याओ जैसे पार्टी में एंटर होती है, जो उसे देख लेती है, वो अपनी एक फ्रेंड के साथ उसके पास आती है और कहती है तुम्हारी औकात भी है इस पार्टी में आने की, जो मुंह उठाकर तुम इस पार्टी में आ चुकी हो। ये सुनकर क्याओ उसे जवाब देते हुए कहती है कि जो फैमिली ने यू फैमिली को इनवाइट किया था इस पार्टी में आने के लिए और मैं यू फैमिली के तरफ से ही इस पार्टी में आई हूँ। ये सुनकर जो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बकवास करना बंद करो, तुम्हारा तो ये काम बन गया है कि तुम अमीर लड़कों को फंसाओ और उनसे पैसे ऐंठ लो। जिसपे उसकी दोस्त बोलती है कि ये लड़की तो सच में प्रोस्टिट्यूट है। क्याओ कहती है कि तुम चाहे मेरे बारे में कितने भी बैड वर्ड यूज कर लो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि याओ तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर तो जो की फ्रेंड यहाँ पे गार्ड को बुला लेती है और पूछते है कि ये लड़की यहाँ पे कैसे आई। गार्ड बताता है कि ये लड़की एक एक्सपेंसिव कार से आई थी, जो कि एक लिमिटेड कार थी। ये सुनकर तो जो की फ्रेंड का बिहेवियर ही बदल जाता है और वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। जो भी एक पल के लिए अपना बिहेवियर बदल देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं भी याओ को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे छोड़ने का कितना पैसा लोगी। मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है, इसलिए तुम जितना पैसा चाहो मैं उतना पैसा तुम्हें दे सकती हूँ। ये सुनकर क्याओ उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे 10 बिलियन युआन चाहिए, जो कि अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए ये सुनकर दोनों ही शॉक्ड रह जाते
जाते हैं। ये सुनकर जो की फ्रेंड कहती है कि आपने तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट मांग लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर क्याओ कहती है कि रिश्तों में पैसे मैटर नहीं करते हैं, इसलिए तुम दोनों बकवास करना बंद कर दो, और वैसे भी जो तुम्हारा जो बिहेवियर है वो तो मुझे ही नहीं पसंद आता है, तो याओ को कहाँ से पसंद आएगा। याओ सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है, और इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। इसका ये बिहेवियर देखकर जो के साथ इसकी फ्रेंड को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसकी फ्रेंड जो से कहती है कि क्या याओ सच में इस लड़की को पसंद करता है। ये सुनकर जो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा है और मैं ही उसकी फियांसे हूँ। और रही उस एक्सपेंसिव कार की बात, तो शायद वो उसे रेंट पे लेकर आई होगी, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो इसकी फ्रेंड गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तो उसे अभी सबक सिखाती हूँ, लेकिन जो उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें इस वक्त कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, जब पार्टी एंड होगी तब हम उससे बदला ले लेंगे। अब आगे हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग बैठ के साथ में खाना खा रहे होते हैं और जो कि डैड को बर्थडे विश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे क्याओ भी आ जाती है, जिसे देखकर जो और उसकी फ्रेंड तो चिढ़ ही जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ से अभी चली जाओ। लेकिन क्या वहाँ से जाती नहीं है, वो जो कि डैड के पास आती है और कहती है कि मैं याओ की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर उसके डैड उसे कहते हैं कि बकवास करना बंद करो। क्याओ कहती है कि ये सच है, क्योंकि याओ ने जो के साथ अपना रिश्ता भी तोड़ दिया है। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, याओ तो मेरी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, याओ जो के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो अपनी जान से भी ज्यादा इसे पसंद करता है, तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। क्या कहती है कि जो मुझे तो लगा था कि तुम एक बेशरम लड़की हो, लेकिन तुम तो झूठी भी लड़की हो, तुमने इन सारी चीजों के बारे में अपने डैड को कुछ भी नहीं बताया। बट लेकिन जो यहाँ पे क्याओ को ही फंसा देती है और वो उसे बहुत ही बातें सुनाने लगती है, वो उसके बारे में बहुत ही भला बुरा कहने लगती है और डैड भी यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं, इसलिए वो गार्ड्स को बुलाते हैं और क्याओ को यहाँ से धक्के मार कर निकालने के लिए कह देते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारे हीरो याओ की। याओ यहाँ पे क्याओ के पास आता है और सभी के सामने वो ये कह देता है कि उसने इस एंगेजमेंट को तोड़ दिया है क्योंकि वो क्याओ के साथ है। अब ये सुनकर तो जो के डैड बौखला जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम इस रिश्ते को यहाँ पे कैसे तोड़ सकते हो, मैं इसके बारे में तुमसे बात ही नहीं करूंगा, मैं इसके बारे में तुम्हारे पेरेंट्स से ही बात कर लूंगा। तभी यहाँ पे याओ की मॉम की भी एंट्री हो जाती है। उन्हें देखकर वो इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मॉम भी सेम बात करती हैं और कहती हैं कि हम इस रिश्ते को तोड़ रहे हैं। ये सुनकर जो की फ्रेंड सामने आती है और कहती है कि आंटी आप ऐसा कैसे कर सकते हो, जिस लड़की को आप सपोर्ट कर रहे हो और अपने घर की बहू बनाना चाहते हो, वो लड़की तो प्रोस्टिट्यूट है। ये सुनकर आंटी गुस्सा हो जाती हैं और थप्पड़ मारते हुए से कहती हैं कि तुम इसके बारे में ऐसी घिनौनी बातें कैसे कर सकती हो, ये बहुत ही जल्द हमारे मेंबर में शामिल होने वाली है और हमारे घर की बहू बनने वाली है। जो कि ये सुनकर तो जो कहती है कि आंटी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। आंट कहती है कि क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम और बदतमीज लड़की हो, तुम एकदम बेकार बच्ची हो। ये सुनकर आंट कहती है कि आखिर आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। तब आंटी सारी चीजें बताने लगती हैं और कहती हैं कि आज सुबह में जो लेडी तुमसे टकराई थी और तुमसे हेल्प मांग रही थी, वो लेडी कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। मैं तो बस ये दिखना चाहती थी कि तुम्हारा नेचर कैसा है, जो कि मुझे उस टाइम पता ही चल गया। तुम्हें किसी की भी फिक्र नहीं होती है और मैं ऐसी लड़की को तो अपने घर पे नहीं ले जाना चाहूंगी जिसे किसी की फिक्र ना हो। अब ये सुनकर तो जो शॉक्ड हो जाती है और उसे अपने आप के ऊपर शर्म आने लगता है। आंट आगे कहती हैं कि आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, अगर ऐसी बेटी मेरे पास होती तो मैं उसे पीट पीट कर एक ही बार में सुधार देती, लेकिन तुम्हें तो अपनी बेटी के नेचर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब ये सुनकर डैड बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं और बहुत ही माफी मांग रहे होते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो अपने डैड को फोर्स करती है और कहती है कि डैड आप इसके बारे में इनसे बात कीजिए ना, कि आखिर ये रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं, मुझे इसी के साथ रहना है और इसी के साथ शादी करनी है। याओ कहता है कि रिश्ता टूटेगा नहीं बल्कि रिश्ता टूट चुका है, इसलिए तुम इसके बारे में अब ज्यादा मत सोचो। इतना कहने के बाद वो क्याओ के साथ अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम क्याओ को सोते हुए देखते हैं। जब याओ उसे सोते हुए देखता है तब वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर वो उसके फोरहेड पे किस करके जैसे वो जाने वाला होता है, क्याओ जग जाती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ मेरे साथ सो सकते हो। लेकिन याओ सोने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जो को बहुत ही ज्यादा गुस्से में कफ तोड़ते हुए देखते हैं। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और वो अपने डैड को देखते हुए कहती है कि मैं इस तरीके से याओ को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए और मैं उससे ही शादी करूंगी, इसलिए इन सारी चीजों में आपको मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा और मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम उसी से ही शादी करो। अब नेक्स्ट हमें याओ के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्याओ ने उसके लिए सूप बनाया होता है। याओ उस सूप को एक ही बार में पी जाता है और कहता है कि मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी जानी है तो मेरे सेक्रेटरी के साथ चली जाना। नेक्स्ट हमें कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम क्याओ को देखते हैं। इसका भाई इसके पास बार बार कॉल करता है, लेकिन ये कॉल को रिसीव नहीं करती है। लेकिन जब बहुत बार
इसका भाई कॉल करता है तब वो कॉल को रिसीव कर लेती है। दूसरी तरफ से इसका भाई बात करता है और कहता है कि इस समय मॉम की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। वो आखिरी समय में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहती हैं, इसलिए तुम उनसे आकर मिल लो। अब ये सुनकर तो क्याओ घबरा जाती है और भागते हुए अपनी मॉम के पास आती है। वो देखती है कि उसकी मॉम बेड पे लेटी हुई है। वो उनसे मिलती है। तब यहाँ पे उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा नाटक करने लगती है कि जैसे कि उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा है और वो बहुत ही जल्द मरने वाली है। ये देखकर क्याओ को भी इनकी काफी फिक्र होने लगती है और कहती है कि आप डरो नहीं, मैं आपके पास हूँ और मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो उनके नब्ज को चेक करने लगती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि इन्हें तो कुछ नहीं हुआ, ये तो पूरी तरीके से ठीक है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, पीछे तो देखो। जैसे वो पीछे पलटती है, उसका भाई डंडा लेकर खड़ा होता है जो कि उसके सर पे मार देता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे जो आती है और कहती है कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया, अब इसे ले जाकर सॉन्ग के पास छोड़ दो और उसके बाद मैं तुम्हें 3 मिलियन वॉन दे दूंगी। पता नहीं ये लड़की अब कितना नीचे गिरेगी। अब आगे ये दोनों क्याओ को लेकर सॉन्ग के पास जाते हैं और उसे दे देते हैं और उससे झूठ बोलते हुए कहते हैं कि याओ ने हमारी बेटी के साथ ब्रेकअप कर लिया है और इसीलिए हम इसे यहाँ पे लेकर आए हैं। ये सुनकर वह खुश हो जाता है और कहता है कि याओ ने इसे छोड़ दिया है, इसीलिए मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ, नहीं तो वो तो मुझे जान से मार ही डालेगा। इतना कहने के बाद वो पैसों से भरा हुआ कार्ड उसे दे देते हैं। ये लेकर ये खुश हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। क्याओ इस समय बेड पे बेहोश पड़ी होती है और सॉन्ग उसे देखते हुए कहता है कि लगता है कि तुम मेरे ही नसीब में हो, इसलिए हर बार मेरे ही पास आ जाती हो। इतना कहने के वो उसके क्लोज जैसे ही जाता है, क्याओ को होश आ जाता है। वो उसे देखकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सॉन्ग कहता है कि तुम्हारे भाई और मॉम ने तुम्हें बेच दिया है, मैंने उन्हें काफी पैसे दिए हैं। वैसे मुझे ये भी पता चला है कि याओ ने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि याओ के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है ना, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे साथ अच्छी तरीके से नाइट स्पेंड करती हो और मुझे अच्छी तरीके से सर्व करती हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा। ये सुनकर क्याओ उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरे मॉम एंड भाई ने तुमसे झूठ बोला है, इसलिए मुझे यहाँ से सही सलामत जाने दो, नहीं तो जब इसके बारे में याओ को पता चलेगा तब पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। लेकिन सॉन्ग तो इसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है और वो उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। बट तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की। वो आते ही सॉन्ग को एक जोरदार पंच मारता है जिस वजह से वो जाकर दूर गिरता है। क्याओ भी काफी डरी होती है और वो याओ को गले लगा लेती है और कहती है कि लकीली तुम यहाँ पे आ गए और मुझे बचा लिया। याओ कहता है कि इसमें मेरी ही गलती थी, मैंने तुम पे अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर क्याओ कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सॉन्ग भी माफी मांगना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन याओ अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसे जान से मार डालो। असिस्टेंट जैसे सॉन्ग के पास जाता है, सॉन्ग बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और सारी बातें बताने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। क्याओ के मॉम और भाई इसे मेरे पास लाए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और आपने इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है और वो लोग मुझे इसे अपने पास रखने के लिए पैसे भी लेकर चले गए। अगर मुझे इसके बारे में पहले से पता होता तो मैं इसे टच भी नहीं करता। प्लीज आप सब मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। असिस्टेंट याओ की तरफ इशारा करता है कि क्या बॉस मैं इसे मार डालूं। याओ कहता है कि इसे मारो मत, क्योंकि इसके लिए मर रहा नहीं गया, मुझे उनकी चिंता होने लगी थी और उनकी याद आने लगी थी, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए चली गई, लेकिन इस बार भी उन्होंने मुझे धोखा दिया। ये सुनकर याओ कहता है कि क्या तुम अब उनसे बदला लेना चाहती हो। तब क्याओ कहती है कि हाँ मैं उनसे रिवेंज लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम क्याओ के मॉम एंड भाई को देखते हैं जो कि बैंक की तरफ काफी तेजी से जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में इनके सामने एक कार रुकती है जिसके अंदर से कुछ गार्ड्स निकलते हैं और कार के अंदर इन्हें बैठाकर लेकर चले जाते हैं। आगे हम इन दोनों को याओ के सामने देखते हैं जहाँ पे इनके फेस को कपड़े से कवर कर दिया होता है। वो याओ को बिना देखे कहने लगते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तभी इनके चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है। ये दोनों तो इन्हें देखकर शॉक भी रह जाते हैं। क्या उनके सामने आती है और कहती है कि मैं ही तुम दोनों को यहाँ पे लाई हूँ। वैसे तुम दोनों को यहाँ पे एक गेम खेलना होगा, अगर तुम उस गेम को खेलते हो तो मैं तुम दोनों को 100 मिलियन वॉन दूंगी। जो की रकम सुनकर तो दोनों ही खुश हो जाते हैं। सिवान अपनी बहन से पूछता है कि बताओ कौन सा गेम है। क्या कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें अपनी मॉम को मारना है। अगर तुम अपनी मॉम को बुरी तरीके से पीटते हो तो मैं तुम्हें 100 मिलियन वॉन तो ऐसे ही दे दूंगी। ये सुनकर तो ये फिर से नाटक करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, आखिर मुझे पिटवा कर तुम्हें क्या मिलेगा। तुम सिर्फ हम दोनों के रिश्ते को खराब करना चाहती हो, इसलिए तुम पैसों का लालच दिखा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, और इसीलिए अगर तुम उसे 100 मिलियन वॉन क्या 1 ट्रिलियन वॉन भी देती हो तब भी वो मुझे
मुझे नहीं मारेगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसे एक लात पड़ती है जो कि किसी और ने नहीं, इसके प्यारे बेटे शिवान ने इसे मारा होता है। ये देखकर तो वो शॉक्ड ही रह जाती है। शिवान उन्हें मारते हुए कहता है कि आपको मारने के लिए मुझे 100 मिलियन वॉन मिलेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपको बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा। और फिर वो लातों से उन्हें मारने लगता है। वो इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जिसे देखकर मॉम कहती है कि अगर तुम मुझे ऑफर देती हो तो मैं इस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से पीट सकती हूँ। लेकिन ये सुनकर क्या कहती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी, आज ये जो कुछ भी है, जितना ये बदतमीज है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप ही का ही हाथ है। आप ही इसे ऐसा बनाई है, आप ही की वजह से ये इतना ज्यादा बदतमीज हो चुका है कि इसने आपके ऊपर पैर उठाया। अगर आपने बचपन से ही इसे सिखाया होता तौर तरीके तो ये आज आपके ऊपर इस तरीके से पैर नहीं उठाता। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही की गलती है, तो आपको तो हिसाब देना ही होगा ना। ये सुनकर तो ये इसके पैरों में आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है। और फिर वो रोते हुए उसके पैरों में गिर जाती है और उसे सॉरी बोलने लगती है। शिवान भी कहने लगता है कि जो कुछ भी तुमने कहा था मैंने वो कर दिया, अब लाओ मेरे पैसे मुझे दे दो। लेकिन क्या उसे पैसे नहीं देती है, बल्कि वो अपने गार्ड से कह के इसे बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देती है। और फिर वो याओ के साथ यहाँ से चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद भी गार्ड यहाँ पे इसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं, इसलिए वो अपनी मॉम से हेल्प मांगता है। लेकिन इसकी मॉम इसकी हेल्प नहीं करती है और कहती है कि कुछ समय पहले ही मैंने भी तुमसे हेल्प मांगी थी, लेकिन पैसों के लिए तुमने अपनी मॉम को पैरों से मारा था, क्या तुम्हें याद नहीं? और अब तुम चाहते हो कि वही मॉम तुम्हारी हेल्प करे, इसे और भी बुरी तरीके से मारो। और इतना कहते हुए ये भी अपने बच्चे को पीटने लगती है। अब आगे हम जो को देखते हैं जो कि याओ के घर के सामने होती है और कहती है कि उस माँ बेटे से कुछ भी नहीं हुआ, वो दोनों ही बेकार थे, इसलिए इस बार मुझे ही आगे बढ़ के कुछ करना होगा। और इतना कहने के बाद वो घर के अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद जो ने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था, उसने मेड के कपड़े पहने होते हैं, साथ ही उसने एक मास्क भी लगा लिया होता है ताकि इसे कोई भी ना पहचान पाए। फिर वो इसी गेटअप में याओ के पास चाय लेकर आती है जिसमें उसने पहले से ही ड्रग्स मिला दिया था। वो उसे चाय देते हुए काफी खुश हो रही होती है और सोचती है कि बस ये लड़का एक बार इस चाय को पी ले, उसके बाद ये ड्रग्स की वजह से नशे में आ जाएगा और मैं इसके साथ इंटीमेट हो जाऊंगी। फिर इसे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, और वैसे भी इस समय यहाँ पे कोई और लड़की तो है नहीं। ऐसे ही करके ये मुस्कुरा रही होती है। इधर याओ भी उसे पी लेता है। दूसरी साइड हम क्याओ को देखते हैं जो कि असिस्टेंट के साथ वापस घर पे आ जाती है क्योंकि इसके कुछ चीजें छूट गई थी। वो जैसे ही घर के अंदर आती है वो याओ को देखती है जो कि काफी ड्रंक होता है। वो उसके पास जाती है, तब वो उसे किस करने लगता है और इसके बाद हम इन दोनों को रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे ये दोनों जैसे ही एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि हमने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो लड़की घर से भाग गई है। ये सुनकर याओ कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे जानना है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। असिस्टेंट ये सुनकर जाने लगता है और वो जाते हुए इशारा करते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होती है क्योंकि उसका प्लान फिर से फेल हो गया था, इसलिए लड़की बाज नहीं आती है और कहती है कि मैं फिर से यहाँ पे आकर रहूंगी। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम दोनों को एक ही कमरे के अंदर देखते हैं। यहाँ पे क्याओ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि फाइनली मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। ये सुनकर याओ भी उसके लिए खुश होता है और कहता है कि तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो अब तुम जॉब ढूंढोगी, अगर तुम्हें जॉब की जरूरत होगी तो हमारी कंपनी में तुम आ सकती हो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट दे सकता हूँ। ये सुनकर क्याओ खुश हो जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्याओ उसे देखते हुए कहती है कि आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। ये सुनकर याओ कहता है कि जब से उस लेडी ने मुझे ड्रग्स दिया है मैं कुछ अलग अलग महसूस कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं नशे में भी होता तो तुम्हारे साथ कोई भी गलत हरकत तो नहीं करता। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा हुआ कि कल मैं घर पे वापस आ गई, अगर नहीं आती तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। अब इसके बाद याओ अपने काम पे जाने लगता है, तब क्या उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वो उसे बेड पे लिटा देती है। वेल ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम क्याओ को एक बूढ़ी लेडी का ट्रीटमेंट करते हुए देखते हैं। यहाँ पे ये लेडी अपने सारे प्रॉब्लम को बता देती है। तब क्याओ उसे कहती है कि आपको सर्जरी कराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ मेडिसिन दे देती हूँ, आप उन मेडिसिन को टाइमली लेते रहना है, जिसके बाद आपको सर्जरी की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर वो लेडी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो, मैं तुमसे पहले कई सारे डॉक्टर से मिली और सभी का कहना यही था कि लास्ट ऑप्शन सर्जरी ही है, लेकिन मेरे पास सर्जरी के पैसे नहीं थे। तभी यहाँ पे दो और पेशेंट भागते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं कि हमें भी आपसे इलाज कराना है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन एक एक करके अंदर आइए। दूसरी साइड हम जो को देखते हैं जो कि इसी हॉस्पिटल में आई होती है और किसी से बात कर रही होती है और कहती है कि जबकि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, मेरे डैड ने कहा है कि अब से मैं यहाँ की
ये सारी चीजें खुद ही संभालूं। ये सुनकर वो पर्सन कहता है कि आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपके डैड ने पहले ही मुझे इसके बारे में बता दिया था। आगे जो हॉस्पिटल के बारे में पूछती है और कहती है कि ये हॉस्पिटल कैसे चल रहा है। वो पर्सन बताता है कि जब से डॉक्टर क्याओ यहाँ पे आई है, हमारा हॉस्पिटल बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर क्याओ से ही करवाना चाहते हैं। ये सुनकर जो कहती है कि क्या सच में वो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम करती है। इस पे ये पर्सन हमें जवाब देता है। इसके बाद जो डॉक्टर का पूरा नाम पूछती है। जब वो पर्सन डॉक्टर का पूरा नाम बताता है, इससे जो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये किस क्याओ के बारे में बात कर रहा है। वो फिर से उससे रिवेंज लेने के बारे में सोचने लगती है और किसी के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। दूसरी साइड हम याओ को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। वो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में काम करने के लिए गई है। ये सुनकर उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि मैं कार निकाल देता हूँ, आप जाकर उनसे मिल लो। दूसरी साइड हम क्याओ को देखते हैं जिसके पास एक पेशेंट आया होता है जो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है। ये यहाँ पे अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए आया था, लेकिन इसकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये देखकर क्याओ उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन ये पर्सन मानता नहीं है। उल्टा उसके ऊपर बहुत सारे गलत इल्जाम लगाने लगता है और कहता है कि तुम सही डॉक्टर नहीं है, तुम सही तरीके से मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर रही हो। मैं इस समय कितना ज्यादा परेशान हूँ, मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम कह रही हो कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। तभी क्याओ साफ साफ कहने लगती है, जिसपे वो पर्सन चारों तरफ देखने लगता है और कहता है कि कहाँ पे सांप है। ये देखकर क्याओ कहती है कि तुम्हें तो कुछ टाइम पहले दिखाई नहीं दे रहा था, तो तुम इस तरीके से भाग क्यों रहे थे। अब इस पे इस पर्सन की चोरी पकड़ी जाती है, इसलिए वो क्याओ को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है। फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा रिच है। ये सुनकर क्याओ कहती है कि अगर तुम्हें पता ही है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो कितना ज्यादा डेंजर है, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। पर्सन कहता है कि मैं तुमसे या फिर तुम्हारे हस्बैंड से नहीं डरता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब होता है। अगर तुम मुझे 100 करोड़ दे देती हो तो मैं यहाँ से शांति से चला जाऊंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हारे इस प्यारे से फेस पे एक बड़ा सा दाग देकर चला जाऊंगा। ये सुनकर क्याओ डरती नहीं है और पैसे देने से साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और जैसे उसके चेहरे पे कट लगाने वाला होता है, यहाँ पे याओ आ जाता है और उससे कहता है कि तुम उसे छोड़ दो, तुम जितना पैसा चाहो मैं तुम्हें उतना पैसा दे सकता हूँ। ये सुनकर वो पर्सन कहता है कि आखिर तुम मुझे कितने सारे पैसे दे सकते हो। ये सुनकर वो कहता है कि तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो मुझे 10 मिलियन वॉन देने से ही मना कर दिया था, तो तुम मुझे क्या दोगे। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर वो पर्सन कहता है कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब तुम मेरे सामने झुको और मुझसे 1000 बार माफी मांगो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ सकता हूँ। अब जैसे ही याओ उस पर्सन के सामने झुकने वाला होता है, क्या उस पर्सन को दांत से काट देती है और भागते हुए याओ के पास चली जाती है। ये देखकर वो पर्सन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसी चालाकी करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, और वो उसकी तरफ चाकू लेकर दौड़ता है। या उस चाकू को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में कट लग जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद वो गुस्से में उस पर्सन से कहता है कि क्या इकलौती मेरी ऐसी कमजोरी है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके साथ इस तरीके से बिहेव करने की। याओ को गुस्से में देखकर ये पर्सन डर जाता है और उसे सॉरी बोलते हुए अपने आप को ही मारने लगता है। तब यहाँ पे असिस्टेंट आता है। याओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ और इसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटना और इसे ये पता करना कि इसे यहाँ पे किसने भेजा था। अब इसके बाद क्याओ याओ के चोट पे पट्टी करते हुए सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, ये सारी चीजें और ये चोट सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही तुम्हें लगी है। याओ कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा खास तुम ही हो और तुम्हें इस चोट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस तुम्हारी एक छोटी सी स्माइल से ही ठीक हो सकता है। और इसके बाद वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। क्या उसे कहती है कि क्या तुमने इस बात का नोटिस किया, पहले उस पर्सन ने मुझे पकड़ा था और बाद में उसने पैसों की डिमांड की थी। पैसे उसने पहले नहीं बाद में मांगे थे, और जब तुमने पैसे देने के लिए हाँ बोला था तब उसने पैसे लेने से मना कर दिया और उसका माइंड चेंज हो गया। क्या तुम्हें ये सारी चीजें अजीब नहीं लग रही थी। ये सुनकर याओ कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, यही ना कि किसी ने उसे यहाँ पे भेजा था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और मैं इस बात का पता बहुत ही जल्द लगा लूंगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे असिस्टेंट भी आ जाता है और याओ को बताता है कि सर मुझे माफ कर दीजिएगा, वो लड़का वहाँ से भाग गया। ये सुनकर याओ गुस्सा हो जाता है, लेकिन क्या उसे शांत करती है और कहती है कि गुस्सा मत करो। असिस्टेंट उसे एक छोटी सी बोतल देता है और कहता है कि हमें उस पर्सन से ये छोटी सी बोतल मिली थी, और फिर वो याओ को देकर यहाँ से चला जाता है। क्या उस मेडिसिन को लेती है और उसे स्मेल करती है तो उसे अजीब सी गंध आती है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये काफी ज्यादा डेंजर है। या उसे लेकर स्मेल करता है और कहता है कि क्या ये कोई पॉइजन है। क्या उसे बताती है कि ये पॉइजन कोई आम पॉइजन नहीं है, ये वही पॉइजन है जो कि 3 साल पहले आपको दिया गया था। ये सुनकर याओ कहता है कि शायद ये वही पर्सन है जिसने 3 साल पहले मुझे ये पॉइजन दिया था। क्या कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, शायद ये पर्सन उस पर्सन से मिला होगा। इसके बाद ये दोनों घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद क्या उसके लिए चाय
चाय बनाती है और उसे पीने के लिए देती है, लेकिन याओ के हाथ में चोट लगा होता है इसलिए वो पी नहीं पाता है। क्या उसके हाथ से चाय ले लेती है और पीते हुए कहती है कि ये चाय तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। तभी याओ उसे किस कर लेता है और फिर याओ उसे पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। अब ये सुनकर तो क्या शर्माने लगती है और कुछ नहीं कहती है। अगले सीन में हम यू को स्टडी रूम में देखते हैं, जहाँ पे जब उसका असिस्टेंट आता है तब वो उसे पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहाँ पहुँची है, जिसपे मैनेजर कहता है कि हमें अभी कुछ भी नहीं पता चला है, लेकिन मुझे कुछ दूसरी चीजें पता चली है। क्या जिस हॉस्पिटल में काम करती है वो हॉस्पिटल जो की फैमिली का है और हाल फिलहाल में इस हॉस्पिटल की पूरी जिम्मेदारी जो ही संभाल रही है। अब ये सुनकर तो याओ को ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस बात को समझने में कि ये सारी चीजें जो ही कर रही थी। इसके बाद वो असिस्टेंट से कहता है कि मुझे उस हॉस्पिटल को खरीदना है, मैं उस हॉस्पिटल को खरीदना चाहता हूँ। दूसरी साइड हम जो को देखते हैं जो कि अपने डैड से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि अच्छा खासा वो पर्सन याओ के सुंदर से फेस को खराब करने वाला था, लेकिन पता नहीं याओ बीच में कैसे आ गया और उसने उसे बचा लिया। मैं उस लड़की को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं मैं उस लड़की के साथ आगे क्या करूँगी। यहाँ पे इसके डैड भी काफी गुस्से में ही होते हैं। तभी जो के पास याओ का कॉल आता है। कॉल देखकर तो ये खुश हो जाती है। याओ इससे बात करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर तो ये बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इसके बारे में अपने डैड को भी बताती है। इसके डैड भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे पता ही था कि मेरी बेटी ऐसे मौके अपने हाथ से जाने नहीं देगी। तुम उसके पास जाओ और उसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देना ताकि वो तुमसे अब कभी भी दूर ना जा पाए। अब ये सुनकर ये भी हवा में उड़ने लगती है और खुद से ही इमेजिन करने लगती है कि उनके बीच में क्या हुआ था। वो सोचने लगती है कि शायद याओ ने याओ को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया होगा और इसीलिए वो उसे मिलना चाहता है। जो कि डैड उससे कहते हैं कि तुम इस बार उसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिलना और उसे अपने प्यार में घायल कर देना, तुम किसी भी मौके को जाने मत देना और इस बार तुम याओ फैमिली की बहू बनकर दिखाना। आखिर तुम्हारे रिश्ते से मुझे भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो याओ से मिलने के लिए एक होटल में आई होती है और यहाँ पे फिर से ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि माना कि मैंने पहले बहुत सारी गलतियां की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थे, इसलिए मैं अपने आप को अब सुधार चुकी हूँ। मैंने अपने आप को अब पूरी तरीके से बदल दिया है और इस समय मैं एक अच्छी लड़की बन चुकी हूँ। याओ इसकी बकवास बातें सुनता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ये नॉनसेंस सी बातें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, बस मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा हॉस्पिटल चाहिए, मैं तुम्हारा हॉस्पिटल तुमसे खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर जो सोचने लगती है कि इस पर्सन के पास तो इतनी सारी चीजें हैं लेकिन ये फिर भी मेरे हॉस्पिटल को खरीदना क्यों चाहता है, क्या इसके पीछे इसका कोई रीजन है। याओ कहता है कि तुम अपने हॉस्पिटल का प्राइस डिसाइड करके मुझे जल्दी बता देना क्योंकि मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को किसी भी कीमत में खरीदना चाहता हूँ। पहले जो कुछ टाइम तक कुछ सोचती है और फिर वो अपने हॉस्पिटल का प्राइस इसे बता देती है। ये सुनकर ये भी इसके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर रख देता है। अब दूसरी साइड हम क्याओ को देखते हैं जो कि इसी होटल में ये भी आई होती है और वो अंदर आते ही इन दोनों को देख लेती है। इन दोनों को साथ में देखकर इसे जेलसी होने लगती है। इधर जो जैसे ही पेपर साइन करने वाली होती है इसकी भी नजर क्याओ पे पहुंच जाती है। वो उसे देखती है और फिर वो वॉशरूम का बहाना बनाते हुए यहाँ से निकल जाती है और इसके बाद वो क्याओ का रास्ता रोकते हुए उसे कहती है कि तुम कितनी बेशरम लड़की हो। याओ ने तुम्हें अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया पर फिर भी तुम उसका पीछा नहीं छोड़ रही हो। उसे देखते देखते तुम यहाँ पे भी आ गई। ये सुनकर क्याओ उसे कहती है कि पता नहीं तुम अपने दिमाग में क्या क्या सोचती रहती हो, तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे धक्के मार के याओ ने घर से बाहर निकाल दिया है। इस पर जो कहती है कि कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि याओ मुझे फिर से डेट कर रहा है और इसीलिए तो हम दोनों यहाँ पे होटल में मिल रहे हैं। ये सुनकर क्याओ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब जो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने दर्द को छुपा रही हो, आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि जब सपने टूटते हैं तो उसका दर्द कैसा होता है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी रो ही दोगी। ये सुनकर क्याओ कहती है कि तुम अपनी नॉनसेंस सी बातें अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इतना कहने के बाद वो वापस आ जाती है। अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम क्याओ को बड़े ही शांत देखते हैं। वो पूरे दिन के बारे में सोच रही होती है और वो सोचती है कि मुझे पता है कि उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि याओ मेरे पास आए और मुझे आज के बारे में बताए और मुझे ये भी बताए कि वो उससे मिला था। तभी यहाँ पे कमरे में याओ आ जाता है जो कि आज के बारे में इससे कोई भी बातें नहीं करता है और सो जाता है। इसका ये बिहेवियर देखकर क्याओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए ये ड्रिंक पीने के लिए चली जाती है और यहाँ पे आने के बाद काफी सारा ड्रिंक कर लेती है और फिर वो रोते हुए कहती है कि आखिर तुमने मुझे उस दिन के बारे में क्यों नहीं बताया। हालांकि मुझे पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया और मैं तुम पे शक
भी नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे फिर भी उसके बारे में बताना चाहिए था। दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं। जैसे उसे पता चलता है कि क्याओ रूम में नहीं है, उसे उसकी फिक्र हो जाती है और इसलिए वो उसके पास कॉल करने लगता है, लेकिन क्याओ उसके कॉल को रिसीव नहीं करती है। ये देखकर तो इसे उसकी और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। इधर हम क्याओ को देखते हैं, ये अभी भी यहीं पे होती है। तभी यहाँ पे वही पर्सन आ जाता है जिसने इसके गले पे चाकू रखा था। वो इसे देखकर इसके पास जाता है और कहता है कि ब्यूटीफुल लड़की, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है, वो उसे देखकर पहचान जाता है और वैसे ही क्याओ भी इसे देखकर पहचान जाती है और फिर वो घबराने लगती है। फिर वो पर्सन कहता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे दोबारा यहाँ पे मिलोगी। और इतना कहने के बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि देखता हूँ कि आज तुम्हें यहाँ पे कौन बचाता है। उस दिन तुम भले ही बच गई थी, बट तभी यहाँ पे हमारा हीरो आ जाता है और उस पर्सन को एक जोरदार पंच मारता है। इसे देखते ही ये पर्सन डर जाता है और इसे माफी मांगने लगता है। या उसे बहुत सारा ड्रिंक्स दे देता है पीने के लिए। जब ये बहुत सारा ड्रिंक्स पी लेता है और इसे नशा होने लगता है, तब ये याओ से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन याओ उसे यहाँ से जाने नहीं देता है और इसे कहता है कि तुमने 3 साल पहले मुझे वो पॉइजन क्यों दिया था। ये सुनकर तो ये पर्सन घबरा जाता है और यहाँ से तुरंत भाग जाता है। याओ इसका पीछा करना चाहता था, लेकिन वो क्याओ को इस हालत में यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो क्याओ के पास चला जाता है। इसके बाद वो क्याओ के पास जाता है और उसे उठाता है। जैसे क्याओ उसे देखती है, वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि आखिर आपने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया था? तुमने उसके लिए कॉफी भी मंगाई थी और तुम उसके साथ बैठ के बातें भी कर रहे थे। तुम उसके साथ क्यों मिले थे? मुझे सारी बातें बताओ। ये सुनकर याओ कहता है कि अच्छा, तो यही रीजन था जो रात में तुम घर छोड़कर यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए आ गई थी। तुम मुझे पहले इसके बारे में बता देती ना। क्याओ कहती है कि मुझे इससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई थी जब तुमने उससे मिला था और उसके बारे में मुझे नहीं बताया था। मुझे जानना है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे। तुमने उसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया था? मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, इसलिए मुझे अब और भी ज्यादा ड्रिंक करना है। ये सुनकर याओ उसे मना करता है और कहता है कि तुम इस तरीके से अपने आप को हर्ट मत करो, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। मैं उससे मिला था, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें बता नहीं पाया क्योंकि मैं काम को लेकर बहुत ही ज्यादा थक गया था और इसलिए मैं घर आते ही सो गया। क्याओ कहती है कि ठीक है, तुमने मुझे नहीं बताया था। मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम उससे क्यों मिले थे? क्याओ कहता है कि जिस हॉस्पिटल में तुम काम करती वो जो फैमिली का ही हॉस्पिटल है और इसलिए मैं उससे मिला था ताकि मैं उस हॉस्पिटल को खरीद सकूं। और जब तुम वहाँ पे जाकर काम करो तब मुझे सेफली फील हो और इसलिए मैंने उस हॉस्पिटल को खरीदने का डिसीजन लिया था और मैंने उस हॉस्पिटल को खरीद भी लिया है। क्याओ याओ से कहती है कि क्या तुम्हारे पास हैंगओवर उतारने की कोई दवाई है? ये सुनकर याओ कहता है कि मैं तो अपने साथ में कोई दवाई नहीं लाया, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक मेडिसिन है। और इतना कहने के बाद वो उसे किस करने लगता है। अब निकालती हूँ। ये सुनकर क्याओ कहती है कि जो क्या तुम बहरी हो चुकी हो कि कुछ टाइम पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे ये कहा था कि कल तक ये हॉस्पिटल तुम्हारे अंडर था, लेकिन आज से ये हॉस्पिटल तुम्हारा नहीं है। आज से ये हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ याओ का है, इसलिए तुम तो अब मुझे यहाँ से निकाल ही नहीं सकती हो। ये सुनकर जो कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि याओ ने इस हॉस्पिटल को मुझसे खरीदा है और उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो यहाँ पे आकर मुझसे मिल सके और मुझसे बातें कर सके, ताकि हम मिलजुल कर ऐसे ही अपनी चीजों को बढ़ाते रहें और हम ऐसे ही फेमस होते रहें। ये सुनकर क्याओ कहती है कि तुम अपनी छोटी छोटी सपनों को नीचे ही रखो, क्योंकि तुम्हारे ये जो सारे सपने हैं वो तो कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैनेजर तो अभी भी इसके ही ऊपर बातें कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बातें कर रही हो। मैंने तुमसे कहा ना कि ये जो फैमिली की बेटी है और जो फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है, इसलिए तुम इसके साथ इस तरीके से तो बातें नहीं कर सकती हो। ये सुनकर क्याओ कहती है कि जो का तो पता नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ इस तरीके से बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है कि मैं याओ की गर्लफ्रेंड हूँ। जो कि ये सुनकर तो मैनेजर को इसकी बातों पे बिलीव नहीं होता है। ये सुनकर क्याओ कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक डेमो ही दे देती हूँ। इतना कहने के बाद वो याओ के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे इस हॉस्पिटल का मैनेजर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर याओ कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे तुरंत वहाँ से निकाल देता हूँ। इसके बाद वो फोन को कट करती है और कहती है कि मैनेजर जल्दी से अपने सामान को पैक कर लो। अब ये सुनकर तो ये डरने लगता है और कहता है कि मैडम प्लीज मुझे माफ कर दो। जो ये सारी चीजें देखकर हंसने लगती है और कहती है कि तुम भी कितनी डरपोक लड़के हो, उसने सिर्फ कॉल करने का नाटक किया और तुम उसे डर भी गए। अब ये सुनकर ये इंसान फिर से जो की साइड हो जाता है और वो फिर से क्याओ की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देता है। क्याओ कहती है कि तुम्हें ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम थोड़ा सा तो वेट करो। और तभी इसके पास भी कॉल आ जाता है। या उसे कहता है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। अब ये सुनकर तो इसका मुंह ही उतर जाता है। ये कुछ नहीं कहता है और शांति से यहाँ से निकल लेता है। जो अब क्याओ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चीखते हुए कहती है कि बस तुम नाटक कर रहे हो कि तुम दोनों साथ हो, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल भी साथ नहीं हो और ये बात मुझे पता है। ये सुनकर क्याओ कहती है कि अगर तुम्हें हमारे रिलेशन पे बिलीव नहीं है तो तुम खुद ही याओ के पास कॉल करके इसके बारे में पूछ क्यों नहीं लेती हो।
ये सुनकर जो तुरंत याओ के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों का रिलेशन टूट गया, तुम दोनों साथ नहीं होना। ये सुनकर याओ कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है या फिर तुम अपने माइंड का यूज नहीं कर सकती हो। मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसी से ही प्यार करता था और उसी से ही प्यार करूंगा, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है और मैं उसके साथ ही रहूंगा। इसलिए बकवास सी बातें करने के लिए मेरे पास दोबारा कॉल मत करना। और इतना कहने के बाद वो फोन को कट कर देता है। अब ये देखकर तो जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब इतनी सारी ऐसी बातें सुनकर वो भी याओ के मुंह से इसका दिल टूट जाता है और यहाँ से ये घर आ जाती है। घर आने के बाद ये बहुत ही ज्यादा रोती है। जब इसके डैडी से इस तरीके से देखते हैं तब उन्हें क्याओ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद जो अपने फादर के साथ मिलकर फिर से प्लान बनाने लगती है कि वो किस तरीके से क्याओ को याओ की जिंदगी से बाहर निकालेगी। दूसरी तरफ हम सीवान को देखते हैं जिसकी कंडीशन इस समय बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, इसलिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देता है और सामने से एक पर्सन को देखता है। वो उसके पर्स को चुराता है और जैसे भागने वाला होता है वो भाग नहीं पाता है। पर्स वाला पर्सन उसे पकड़ लेता है और बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है और फिर वो चला जाता है। तब यहाँ पे जो आ जाती है और उसे देखकर कहती है कि तुम्हारी तो बहुत ही बुरी कंडीशन चल रही है, तुमने तो अब चोरी करना भी स्टार्ट कर दिया। ये सुनकर सिवान कहता है कि मैंने अपने मॉम का दिल तोड़ दिया है, जिस वजह से मेरे पास तो ना रहने का घर है और ना ही खाने के लिए पैसे हैं। मैं इस समय पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। ये सुनकर जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर वह खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भी काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा काम क्याओ या फिर याओ से जुड़ा है तो मैं वो काम नहीं करने वाला हूँ। जिसपे जो कहती है कि सच में तुम कितने ज्यादा डरपोक लड़के हो, अगर मैं सच में तुम्हारी जगह पे होती तो मैं ऐसे भागती नहीं बल्कि मैं उनसे लड़ाई करती। इसके बाद वो जैसे तैसे करके पैसों का लालच देकर सिवान को अपने तरफ कर लेती है और काम कराने के लिए रेडी करा लेती है। अब ये भी इसकी कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सारे के सारे काम करूंगा। दूसरी तरफ हम क्याओ को देखते हैं जो कि अपने मदर इन लॉ के साथ टहल रही होती है। तभी इनके सामने जो आ जाती है और फिर वो याओ की मॉम से सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए। जिसपे वो सुनकर कहती है कि पहले मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देखा, मैंने तुम्हें देखा कि तुम किस तरीके से गरीब लोगों के साथ बिहेव करती हो, उनके साथ किस तरीके से बातें करती हो, तुम्हारा जब असली चेहरा देखा तब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि तुम तो मेरे घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती हो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जो उन्हें जाने नहीं देती है और उनके सामने सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए। और फिर वो उनके सामने अपने सर को झुका लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। इसका ये बिहेवियर देखकर तो याओ की मॉम भी थोड़ी सी पिघलने लगती है और जब क्याओ इसका ये चेहरा देखती है तब वो समझ नहीं पाती है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। तब यहाँ पे सिवान आ जाता है जो कि याओ के मॉम के गर्दन पे चाकू रख देता है, जो कि ये देखकर तो सभी लोग घबरा जाते हैं। सिवान जैसे ही उन्हें चाकू मारने वाला होता है यहाँ पे जो आकर उन्हें रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकती हूँ। जिस वजह से सिवान गुस्सा हो जाता है और उसके चेहरे पे ही हमला करते हुए वहाँ से भाग जाता है। आगे हम जो को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पे इसके डैड भी होते हैं और साथ में याओ की मॉम भी होती हैं। वो इन्हें बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हुई है, आपको मेरी बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी वजह से हुई थी, जिसकी वजह से इसका चेहरा तक खराब हो गया। बताइए इसे आगे चल के कौन लड़का शादी करेगा। और फिर वो अपनी बेटी को ही पीटने लगता है और कहता है कि बताओ तुमने इन सेल्फिश लोगों के लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगाई थी, तुमने अपने चेहरे तक बर्बाद कर दिया। और फिर वो उसे पीटने लगता है, बट तभी यहाँ पे याओ आ जाता है और उन्हें रोक लेता है और कहता है कि इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। ये सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम तुम्हें पैसे दे देंगे लेकिन तुम हमारे घर की बहू नहीं बनोगी। तब याओ अपनी मॉम को समझाता है और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये दोनों बाप बेटी काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा तो इन्हीं का प्लान होता है। इसलिए डिसाइड करते हैं कि ये आगे चल के उनसे और क्या क्या छीनेंगे। दूसरी साइड हम घर पे सभी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे ये सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो का बिहेवियर अचानक से इतने ज्यादा कैसे बदल गया। आंट कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता जिस तरीके से उसने मेरी जान बचाई थी। एक तरफ उस पे तरस आ रहा है तो दूसरी तरफ मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी क्याओ के पास उसका भाई कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। तब वो मिलने के लिए हाँ कर देती है, जो कि घर वाले सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तब अपने घर वालों से कहती है कि आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं बस उसे कुछ सबक सिखाना चाहती हूँ। इसके बाद वो अपने भाई से मिलने के लिए आती है। उसका भाई
उससे पैसे मांगता है और कहता है कि मुझे पैसे दे दोगी तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं तो इन सारी चीजों में मैं तुम्हें फंसा दूंगा। बट अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मुझे डर हो, इसलिए मैं तुम्हें आसानी से मार कर यहाँ से भाग सकता हूँ। ये सुनकर उसकी बहन उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो सारी चीजें मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने उस पर हमला क्यों किया था। तभी वो उसे कुछ बातें बताता है और तभी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि इसे पकड़कर इसके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी साइड हम फिर से घर का सीन देखते हैं। यहाँ पे ये बाप बेटी फिर से आ जाते हैं और फिर से ड्रामा क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम बताओ इससे शादी कब करोगे। बट तभी यहाँ पे क्या आती है और कहती है कि ये इसके साथ तो शादी कभी नहीं करने वाला है। और इसके बाद वो सबके सामने सबूत दिखा देती है और कहती है कि यही वो पर्सन है जिसने आंटी पे हमला करने की कोशिश की थी और खुद से उसके सामने आई थी, और 3 साल पहले जिसने तुम्हें पॉइजन दिया था वो कोई और नहीं बल्कि यही है। अब सारी चीजें इसके सामने आ जाती हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। और उसके बाद याओ सबके सामने क्याओ को प्रपोज करता है और क्याओ भी उसे शादी करने के लिए हाँ कर देती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है।